नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। और इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करना आप कह सकते हैं इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैं कहूँगा क्रैश हो चुका है। प्लस जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है दोस्तों, वहाँ पे जिस प्रकार की गिरावट चल रही है। और देखिए, इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था ना, आप कह सकते हैं जो इसी एक सेक्टर का स्टॉक एक रेड एक्सिस ग्रामीण, वहाँ पे जो हमने चर्चा की थी वो एक आप कह सकते हैं हिंट देता है कि ओवरऑल इस प्रकार के तमाम स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसके साथ आपको पता है जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो सेक्टर है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तो 46% यहाँ पे की गिरावट आपको ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। और रिसेंटली लिस्टेड ये स्टॉक है। आप देखें तो ये मात्र सितंबर में ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। ठीक है, और आप देखें उसके बाद से एक सेक्युलर गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये इतना ज़्यादा मैं कहूँगा एक खराब है कि लगातार हर एक चीज़ों में नीचे की स्टॉक चला पड़ा है। अब लेवल कौन से हैं, क्या आप कह सकते हैं इश्यूज हैं, पी का क्या मामला है, कौन लगातार इसको खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। भले ही 2x स्पीड में देख ली, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो आपके ज़रूर से ज़रूर काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 87.2% में से हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए भले ही एक बहुत छोटा कदम होता है, बट फॉर अस हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, चैनल की ग्रोथ होती है और आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करेगा दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं ना मेन इशू के ऊपर। देखिए, इस स्टॉक में ज़्यादा बात करने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नॉर्दर्न आर्क जैसे स्टॉक में आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। अगर बुल रन चल रहा है और वहाँ पे अगर आप कौन से स्टॉक, एक ऐसे स्टॉक जिसका मार्केट कैप कितना है, मात्र 2805 करोड़ है। कितना है? 2508 करोड़ रुपए है दोस्तों। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर बाजार में गिरावट होगी तो इन स्टॉक में भी, ऐसे स्टॉक में गिरावट होती है जिनका मार्केट कम होता है। और गिरावट और ज़्यादा आपको भयावह दिखेगी जब आप देखेंगे बाजार गिर रहा है। यानी आप समझिए मेरे को, बाजार गिरे पड़ा है और इस गिरावट में जो सेक्टर है आपके साथ, जो मार्केट कैप स्मॉल मिड कैप है, उसमें गिरावट हो रही है। जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हो उसमें और ज़्यादा भयानक होती है, गिरावट हो रही है। और गिरावट के साथ साथ ना मैं बता दूं आपको, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। और ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं ना दोस्तों, वही होता है जो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में हो रहा है, गिरावट। आप देखें यहाँ पे पी नॉट अच्छी है, 8 के आसपास की है, इंडस्ट्री की पी से बहुत सस्ता है। देखिए, जब बुल रन होगा ना तो कोई वैल्यूएशन नहीं देखता है। ठीक है, हर कोई बस एक आप कह सकते हैं अंधी दौड़ में चलने लग जाता है। और जब गिरावट शुरू होती है तो सिर्फ ये देखना, हाँ भाई ये पी तो इतना अच्छा हो गया, अब एंट्री लेनी चाहिए, मुझे लगता है सही तरीका नहीं होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से भी आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। 10 रुपए का मार्केट कैप की स्टॉक है, फेस वैल्यू है, माफ़ कीजिएगा। ROC ROE मैं कहूँगा ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कहते खराब भी नहीं है। ओके, अब देखते हैं करती क्या है ये कंपनी। देखिए, 2009 में बनी है। ये ऑफर करती है रिटेल लोन अनडिजर्व्ड, आप कहते हैं अंडरसर्व्ड, माफ़ कीजिएगा, अंडरसर्व्ड हाउस होल्ड और बिजनेसेस को। और मैं यहाँ फिर कहूँगा, मैं देखिए बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप कह सकते हैं 2x स्पीड में ये वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं जब इस प्रकार के स्टॉक में आप लगातार फंसते हो। ये जो रिटेल लोन आप दे रहे हो ना अंडरसर्व्ड लोगों को, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इन्हीं लोगों को आ रही है। अगर आप देखेंगे जो MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उनको जो प्रेशर आ रहा है, जो तमाम NPS, चाहे वो बैंक से हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो, वो रिटेलर ही कर रहे हैं। और आप रिटेल लोन ही देते हो अंडरसर्व्ड हाउस होल्ड को। ठीक है, और अगर थोड़ा और हम अंदर जाना चाहें, क्योंकि ये अभी अभी का अपडेट ही है, तो यहाँ पे जो जानकारी है कोई बहुत पुरानी नहीं होगी। आप देखें, अभी डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट नीड्स किसके, अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड और बिजनेस को दिखाता है। पिछले 15 सालों में कंपनी ने फाइनेंस किए हैं 1.73 लाख करोड़ रुपए और
10 करोड़ से भी ऊपर की लाइफ को इन्होंने बदला है। फिर मैं कहूँगा, अगर आप आज आप कह सकते हैं इंटरेस्ट बांटना शुरू करोगे, माफ़ कीजिए इंटरेस्ट नहीं, लोन बांटना शुरू करोगे, जितनी जल्दी बटेगा ना, जैसे आप कह सकते हैं लकड़ी को दीमक खा लेता है, आप वापस कितना ला रहे हो। फोकस सेक्टर क्या है, तमाम जो डेंजर स्टॉक है, डेंजर सेक्टर है, एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर आप नीचे चलेंगे, आप देखेंगे बिजनेस सेक्टर सबसे पहला है भाई साहब लैंडिंग का बिजनेस है, ठीक है, कंपनी पैसे उधार करती है और ऑफर करती है लोन फाइनेंशियल पार्टनर्स को, ठीक है, फॉर ऑन लैंडिंग और या तो डायरेक्टली एमएसएमईज को। प्रेजेंस 316 ब्रांचेस है, 4 महीने पहले का अपडेट है ये, 316 ब्रांच है, 671 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में, 50 ओरिजिनेटर पार्टनर्स हैं दोस्तों। ओके, अब प्लेसमेंट की चीज़ें हो ही गई हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना जो मेन मुझे लगता है आपको देखना पड़ेगा वो जोग्राफिकल प्रेजेंस। देखिए मैं ऐसा क्यों बोला, रुकिए, जोग्राफिकल प्रेजेंस 28 स्टेट्स में, 682 डिस्ट्रिक्ट में, मुझे लगता है ये 4 महीने पहले का, तो अब तक कुछ इसमें बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी होगी, 7 यूनियन टेरिटरीज में। अब सबसे जगह कहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, देखिए कंपनी 16% कहाँ देती है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में 12%, कर्नाटक में 10.5%। और जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की जो रिपोर्ट आई है उसमें बात ही यही कही जा रही है, अब माफ़ कीजिएगा, गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है वो यही है कि जो कर्नाटक है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, जो कलेक्शन इफिशिएंसी है उसमें गिरावट है, तो यहाँ पे तो इश्यूज आएंगे। महाराष्ट्र मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव के बाद सरकार आई है वो क्या काम करती है आने वाले समय, वो हमको देखना पड़ेगा। बाकी जगह देखिए दिल्ली में 6% है, गुजरात में वो नेग्लिजिबल है, मेन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ओके, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप नॉर्दर्न आर्क में निवेशित हैं और सोच रहे हैं कि भाई कुछ जल्दी ही कुछ अच्छा होगा, मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो स्ट्रेस हमको देखने को मिल रहा है, स्पेशली एमएफआई सेक्टर में, जो अंडरसर्व्ड जो रिटेलर्स हैं उनमें। आप इस बार के जब क्वार्टर नंबर्स देखेंगे, आप यहाँ पर पाएंगे 1 मिनट, जो कंपनी ने क्वार्टरली नंबर पेश किए हैं 576 करोड़ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है यहाँ पे। 1 मिनट ना, आप देखिए दिसंबर 2023 से कोई बहुत बड़ी जंप आपको ये स्टॉक नहीं दिखाएगा, लेकिन देखिए आप जब नीचे जाएंगे ना, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो आया है मात्र 94 करोड़ रुपीज़ का। पिछले क्वार्टर में आप 134 करोड़ थे, वहाँ से इतनी बड़ी गिरावट। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे आप, 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, ईयर ऑन ईयर जब आप देखोगे दिसंबर से, तो वहाँ पर भी आपको 108 करोड़ से गिरावट ही दिखेगी, ठीक है। ईपीएस अब 4 रुपये के आसपास हो गया, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्टॉक जो अपने नंबर पेश कर रहा है वो ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो तीनों जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं वो उसके सामने खड़ी हुई हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं बाजार में लगातार गिरावट हो, जिस मार्केट कैप की कंपनी वहाँ पे प्रेशर पड़ा हुआ हो, जिस सेक्टर से है वहाँ पर गिरावट हो रही है। और हम अगर नीचे चलेंगे और बात करेंगे कि भाई साहब शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा है, तो देखिए 4.8% FII के पास है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, याद रखिएगा, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। DIS को अगर आप देखोगे 23.13% है, जो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं सितंबर से थोड़ी गिरावट है। पब्लिक ने लेकिन माल यहाँ पे बढ़ाया है, ठीक है, आप देखिए पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। जब तक ये यहाँ पर और आप कह सकते हैं फॉरवर्ड नहीं होगा, तब तक कुछ बहुत बड़ी तेज़ी आई इसके चांसेस कम है। हाँ, बड़े लोग इस पर इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर इस पर नहीं है। कौन है और लेवल्स क्या हैं, आगे मैं आपसे बात करूँगा। आप देखें यहाँ पे अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 6% से ज़्यादा की होल्डिंग रखता है। पिवट पॉइंट था 207 रुपये। अब देखिए जो पिछले मंथ ट्रेड हुआ था ना, उससे अगर आप प्राइस निकालोगे तो बात कह रहा हूँ, पहला सपोर्ट है 182, उसके बाद सपोर्ट आता है 162, सेकंड सपोर्ट अभी भी बचा हुआ है। पहला सपोर्ट टूट चुका 182 का, फिर आता है 137 रुपीज़। यानी कि अगर 162 के आसपास स्टॉक जाता है, 150 मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। ओके, और अगर ये टूट कर क्लोज हो जाता है तो भाई साहब उतनी बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से 190, देन 179.86 रुपीज़ है, ठीक है, जो सपोर्ट है, और उसके बाद 162। तो हमको ना 162 एटलीस्ट इन लेवल्स में नज़र रखनी है, क्लोजिंग बेस पे अगर ये तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है तमाम जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, 200 रुपीज़ अब ये ह्यूमंगस रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं काम करेगा। तो जब तक एटलीस्ट नॉर्दर्न आर्क 200 को नहीं तोड़ता, तब तक मुझे नहीं लगता
कोई भी टेक्निकली यहाँ आपको मजबूती देखने को मिलेगी। तो एक छोटी सी एनालिसिस शेयर करनी थी, किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए ये ना मोर और लेस क्रेडिट एक्सेस टाइप का है, बस हाँ कंपनी थोड़ी छोटी है और इसका रिस्क मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। बट अगर आने वाले क्वार्टर में कंपनी ने अपने एनपीएस को आप कह सकते हैं हैंडल कर लिया और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट्स है वो ठीक रहे, मुझे ऐसा लगता है जो ऑलरेडी गिरावट है वो इस पर प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।